हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं होम मैनेजमेंट के बारे में, गृह प्रबंधन के बारे में। जब हम गृह प्रबंधन का अध्ययन करते हैं तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गृह और प्रबंधन। गृह का अर्थ सबको पता है, घर, और प्रबंधन का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, मैनेज करना, प्रबंधन करना। अगर हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन एक प्रकार से अगर हम कहें तो प्रबंधन जो है कि आप क्या है, ये एक प्रकार से ये मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया, गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। और अगर हम देखें तो गृह प्रबंधन को और हम क्या कह सकते हैं? प्रबंधन को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रबंधन को हम देख रहे हैं कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंधन जो है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी रुकती नहीं है। कभी रुकने का मतलब लगातार मैनेजमेंट हम करते रहते हैं, कंटिन्यू ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद हम देख पाते हैं इसमें कि यह जो है प्रबंधन एक सदृश प्रक्रिया है, अदृश्य प्रक्रिया, सॉरी, अदृश्य प्रक्रिया है। जब यहाँ पे हमने बताया कि प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, तो मानसिक प्रक्रिया समझ में आ रहा है कि अगर वो मानसिक प्रक्रिया है तो वो अदृश्य प्रक्रिया ही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रबंधन का अध्ययन करते समय हम किस प्रकार से उसको कितने भागों में तोड़ते हैं, उसके बाद हम इसका अध्ययन कर पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि गृह प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए इसको हम दो भागों में जब तोड़ते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि प्रबंधन, और दूसरा होता है आवास। जब भी हम गृह प्रबंधन का अध्ययन करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर के रूप में इसको हम बना लेते हैं कि अगर हमें गृह प्रबंधन पढ़ना है तो गृह प्रबंधन को हम आसानी से किस प्रकार से पूरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम दो भागों में तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक है प्रबंधन और दूसरा है आवास। प्रबंधन में हमने बताया कि प्रबंधन क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया, सतत चलने वाली प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया के बाद हम देख रहे हैं कि अदृश्य प्रक्रिया, अदृश्य प्रक्रिया। इतना ये 3 पॉइंट हमने समझा दिया है। इसको समझने के बाद हम ये देख पाते हैं कि ये कितने चरण में कंप्लीट होती है। तो अगर हम प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है, मुख्य रूप से इसमें 4 प्रक्रियाएं बताई जा रही हैं। इन 4 प्रक्रियाओं को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो चारों प्रक्रियाओं पर ही, अगर चाहे वो घर का प्रबंधन हो, चाहे किसी कंपनी का प्रबंधन हो, या फिर किसी हॉस्पिटल का हो, मतलब कोई भी ऐसी संस्था हो, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, इन जो भी प्रबंधन जहाँ भी हम करते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है नियोजन। सबसे पहला होता है नियोजन। नियोजन के बाद हम देख पा रहे हैं संगठन। संगठन के बाद बात होती है नियंत्रण। नियंत्रण के बाद मूल्यांकन। जब हम बात करते हैं प्रबंधन की तो इसमें ये 4 पॉइंट आते हैं। अगर ये चारों पॉइंट को हम तैयार रखते हैं, याद रखते हैं, तो जितना भी हमारा मैनेजमेंट है
और वैसे भी हम कहीं भी पर भी मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो वहाँ पे ये चारों पॉइंट हमें हमेशा हर स्टेप टू स्टेप ये बातें हमें ध्यान रखना होता है कि प्रबंधन हम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से की जाएंगी, ये चारों स्टेप पूरे गृह प्रबंधन में हमें याद रखनी होती है। नियोजन का मतलब क्या हो रहा है कि किसी जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि किस आधार पर हम अपने प्रबंधन को करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नियोजन करते हैं। नियोजन करने के बाद हम संगठन करते हैं। संगठन का मतलब जो हमने प्लानिंग किया है जो कार्य करने के लिए, उस कार्य को करते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता हो रही है, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। चाहे हम वस्तुओं की बात करें या फिर अगर हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं तो ढेर सारे व्यक्तियों के संगठन की आवश्यकता होती है वहाँ पे। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे नियंत्रण की आवश्यकता हमें हो रही है। तीसरा चरण जो है वो नियंत्रण है। नियंत्रण में हम ये देख पा रहे हैं कोई भी काम अगर हम करते हैं और हम कार्य को करने के लिए अगर एक नियंत्रण में रह करके कार्य नहीं करते हैं तो वो कार्य जो है हमारा सही तरीके से पूरा नहीं हो पाता है। जैसे अगर हम देखें कि अगर हमें जैसे हम कोई भोजन बना रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि हमें पनीर बनाना है आज शाम के भोजन में, तो हम उसमें क्या करेंगे, जो पनीर बनाने की प्रक्रिया है अगर उसमें हम नहीं अगर हमें सबसे पहले जो कार्य करना है, अगर हमने प्लानिंग कर लिया कि हमको क्या करना है, पनीर बनाना है, फिर हमने संगठन भी कर लिया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता हो रही है, उन सारी चीज़ों को हमने एकत्र भी कर लिया, लेकिन हमने नियंत्रण नहीं किया कि कौन कौन सी चीज़ों को कितनी मात्रा में डालना है और कैसे डालना है। ये सारी चीज़ों को हम ना ध्यान में रखें और नियोजन करने के बाद, संगठन करने के बाद सारी चीज़ों को एक ही उठा के हम डाल दें, कढ़ाई में एक साथ डाल देते हैं, उसके बाद उसको पका देते हैं, समझ में नहीं आता है कि वो तैयार क्या किया है हमने। तो इसलिए जो भी हमें कार्य करना है उसको करने के लिए हमें एक नियंत्रण में रह करके कार्य करना होता है कि कौन सी सामग्री को कितने मात्रा में डालना है। यहाँ पे अगर हम भोजन की बात करते हैं तब इसी प्रकार जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी चाहे जिस प्रकार का प्रबंधन हम कर रहे हैं तो उसमें नियंत्रण का भी एक स्टेप आता है और हमें नियंत्रण में रह करके अपने कार्य को करना होता है। इसके बाद बात आती है मूल्यांकन की। जब हमने देखा कि हम अपने मैनेजमेंट में नियोजन कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, नियंत्रण में रह करके वो कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने के बाद लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, मूल्यांकन का स्टेप बचता है। तो मूल्यांकन हमें क्यों कर रहे हैं, हमने जब यहाँ पे नियोजन किया था तो नियोजन हम क्यों कर रहे थे, हम जो कार्य कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को प्राप्त कर हम किए हैं या नहीं किए हैं, हमारा कार्य कितना सही हुआ है या नहीं सही हुआ है, या फिर हम जिस उद्देश्य को लेकर के कार्य करना प्रारंभ किए थे वहाँ पर पहुँचे हैं या फिर नहीं पहुँच पाए हैं, उन सब का हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ हम अगर बताते हैं तो अगर हम कोई कार्य किए हैं उसका माप करते हैं, माप के बाद हमें उसके मूल्यों का पता चलता है कि हमारा जो कार्य हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये रहा हमारा गृह प्रबंधन का चरण। मुख्य रूप से ये 4 चरण हैं। ये पूरे गृह प्रबंधन में हमें इसको याद रखना होगा कि नियोजन, संगठन, नियंत्रण और फिर मूल्यांकन। इन सब के बाद हम ये चीज़ देखते हैं कि जब भी हम गृह प्रबंधन करते हैं तो प्रबंधन करते समय हमें सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक पॉइंट आता है, उसको हम कहते हैं निर्णय। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, निर्णय लेना होता है। और निर्णय अगर हमारा सही नहीं है तो हम किसी भी कार्य को मैनेज नहीं कर सकते हैं। और इस निर्णय की प्रक्रिया में हम क्या देख पाते हैं कि निर्णय लेने के लिए हमें सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है कि जो हम कार्य करने चल रहे हैं वो सही होगा या नहीं सही होगा, या फिर उसका सल्यूशन क्या प्राप्त होगा हमें। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं निर्णय तो हमने ले लिया, लेकिन इसके लिए कुछ उत्प्रेरक तत्व भी होते हैं। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसके उत्प्रेरक तत्व होते हैं।
उत्प्रेरक तत्व मतलब क्या होता है, जो हमें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसमें से उत्प्रेरक तत्व में सबसे मुख्य पॉइंट 3 आते हैं, जिसमें से पहला है मूल्य। उत्प्रेरक तत्व में हम देखते हैं उत्प्रेरक तत्व में सबसे पहले आता है मूल्य। मूल्य के बाद लक्ष्य, और तीसरा पॉइंट है स्तर। किसी भी प्रबंधन को करते समय हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि हम प्रबंधन तो कर रहे हैं, प्रबंधन करने के लिए हमने निर्णय लिया, निर्णय लेने के बाद उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित क्या चीज़ें कर रही हैं। इसके 3 मुख्य पॉइंट है, मूल्य है, लक्ष्य है और स्तर है। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, कोई लक्ष्य बनाया था कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, वो लक्ष्य हमने बनाया। फिर उसके बाद हमने जो लक्ष्य बनाया है वो कितने अगर हम लक्ष्य के बाद बात करते हैं, मूल्य जो है, मूल्य की इंग्लिश होती है वैल्यू, कि इसकी वैल्यू कितनी है, हम जो कार्य करने चल रहे हैं, लक्ष्य बनाए हैं, उसकी वैल्यू है या फिर नहीं है, हमें उसका अध्ययन करना होता है। इसके बाद बात होती है कि स्तर की, जो हमने कार्य किया वो कितने स्तर पे हुआ। स्तर की इंग्लिश होती है ग्रेड। जैसे हम एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आता है तो उसको हम कई स्तर पर विभाजित कर देते हैं कि कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, कौन थर्ड आया है। इस प्रकार से हम उसकी क्या करते हैं, स्तर बना देते हैं, कितने स्तर पे हुआ है। इस प्रकार से जब हम कोई काम करते हैं तो लास्ट में जब मूल्यांकन के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि वो कितने स्तर तक सही हुआ है या फिर नहीं सही हुआ है। इसके बाद इन पूरे गृह प्रबंधन में सबसे मुख्य चीज़ ये ध्यान रखना है, वो नियोजन करना है, संगठन करना है, नियंत्रण और मूल्यांकन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो गृह प्रबंधन है वो एक मानसिक प्रक्रिया है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हमें देखना है कि जब हमने यहाँ नियोजन किया था, नियोजन के बाद संगठन किया, तो संगठन जब हम करते हैं तो संगठन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। अब अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने के लिए हमें कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है। बिना संसाधन के हम कोई कार्य कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मानसिक रूप से कर रहे हों या फिर कोई भौतिक चीज़ें हों। बिना उसके हम किसी भी कार्य को कर नहीं सकते हैं। इसमें हमें देखना है कि संगठन जब हम करते हैं तो संगठन के लिए कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें होती हैं जो हमें अपने गृह का प्रबंधन करने में सहायता प्रदान कर रही हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, जब हम संसाधन देखते हैं तो संसाधन, ये जो संसाधन है, संसाधन को हम मुख्य रूप से गृह प्रबंधन में हम 2 भागों में बांट देते हैं। इसमें एक मानवीय है और एक अमानवीय। मानवीय संसाधन और अमानवीय। मानवीय और अमानवीय संसाधन। इसमें हमें ये देखना है कि मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं और अमानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं। जब हम देखते हैं मानवीय संसाधन की, तो नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा कि मानवीय क्या होते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे हमें घर से जाना है विद्यालय, तो विद्यालय अगर हमें जाना है तो हम कैसे जाएंगे। हमें अगर जाना है तो कुछ लोग साइकिल से जाते हैं, कुछ लोग पैदल जाते हैं और कुछ लोग बस से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उनके द्वारा जाते हैं। तो हमें संसाधन के रूप में क्या है कि हमें कोई वाहन मिल गया है जिसके द्वारा हम अपने विद्यालय तक पहुंच रहे हैं। और फिर जब हम विद्यालय पहुंच भी गए तो विद्यालय पर पहुंचने के बाद हमें क्या चीज़ों की आवश्यकता है। हमारे पास बैग तो हमने लिया है, बैग में बुक होगी, पेंसिल होगी, कलम होगी, उन सब की आवश्यकता पड़ती है। और उन सब की आवश्यकता जो पड़ रही है, वो सब जो चीज़ें हैं वो सब क्या है, अमानवीय संसाधन है। लेकिन अमानवीय संसाधन में हम ये देख पा रहे हैं कि जो कि बाहरी चीज़ें हैं, जिनको हम क्या करते हैं, देख सकते हैं, वो सब जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, वो सब अमानवीय संसाधन है। और जो मानवीय संसाधन है, मानवीय संसाधन वो होते हैं जो व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं।
अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको अंदर से पढ़ने की रुचि ही ना हो, तो उसे कितनी भी सामग्रियाँ उपलब्ध करा दी जाए वो कभी भी नहीं पढ़ सकता है। जब तक उसे अंदर से कोई चीज़ें उत्प्रेरित नहीं कर रही हों कि तुम पढ़ाई करो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मानवीय संसाधन में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमारे अंदर निहित होती हैं। उसके बाद अमानवीय में ऐसी सामग्रियाँ आ रही हैं जो कि हम देख पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, मतलब जो भी भौतिक साधन है वो सब अमानवीय संसाधन है, और जो फिर हमारे अंदर निहित है वो सब अमानवीय संसाधन है। ये सारे कॉन्सेप्ट को हमें किस में पढ़ना है? गृह प्रबंधन के अंतर्गत पढ़ना है। यहाँ पे ये पूरा सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर था। अब इन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके स्टेप टू स्टेप पढ़ते जाएंगे। इन सब में अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।